गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं और प्रताप सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूँ स्टडी प्लेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड नियम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मा इंजन के बारे में। ठीक है, और साथ में हम बात करेंगे प्रशीतक के बारे में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के बारे में। ठीक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस लेके आए, जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम का सही निरूपण है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था। ठीक है, तो पूर्ण रूप से रिकॉर्डेड है। अगर आपको नहीं भी आता तो आप आराम से वीडियो लेक्चर को देखें, है ना, और एंजॉय कीजिए वीडियो लेक्चर को कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा या कौन सा नहीं होगा। तो देखो, बॉयल्स का नियम का रिलेशन पता है आप लोगों को कि बॉयल्स का नियम क्या कहता है? आप लोगों में से कईयों को पता होगा कि बॉयल्स का नियम क्या कहता है। फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ाया था मैंने कि बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, कहाँ कहाँ यूज नहीं हो रहा था। याद करो, नहीं याद आ रहा? देखो, आप देखोगे जो आपका बॉयल्स का नियम था, वो था आइसोथर्मल प्रोसेस में। कौन सा? समतापी प्रक्रम में। समतापी प्रक्रम में था। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में था। और समतापी प्रक्रम में क्या होता है, जो टी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और आपके आदर्श के समीकरण क्या होते हैं, पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/v। ठीक है, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, आपके बॉयल्स के नियम के अनुसार। तो जब आप पीवी ग्राफ बनाते थे, अलग अलग ताप पे दिखते थे, आपका जो ग्राफ होता था वो कुछ इस तरीके से होता था अलग अलग टेम्परेचर पे। तो देखो कौन सा आपका ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉयल्स के नियम में ये टी टेम्परेचर पे, ठीक है, टी ताप पर है ना। अगर ऐसे T1 T2 T3 होते तो अलग अलग ताप पे हो जाते। ठीक है, और इसमें से बताओ चार्ल्स के नियम का कौन सा फॉलो करता है? चार्ल्स का नियम, इसमें से कोई एक प्रोसेस आपके चार्ल्स के नियम का भी है, बताओ इसमें से कौन सा आपका चार्ल्स के नियम को फॉलो करता है। देखो, चार्ल्स लो, जो चार्ल्स का नियम था वो कौन से में था, रुद्धोष्म प्रक्रम में था। सॉरी, हाँ, आपका उसमें था ये आइसोबारिक समदाबी प्रक्रम में था। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम था समदाबी प्रक्रम में। तो समदाबी प्रक्रम में क्या था, आपका जो पी था वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो पी कांस्टेंट हो गया तो आप वहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू क्या था, टी था। ठीक है, तो जो आपका वॉल्यूम है वो पी पे डिपेंड नहीं करता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है, डी आ जाता। तो ये जो होता है वो आपके चार्ल्स के नियम से था। ठीक है, अब आपका बॉयल का पूछ लिया एग्जाम, तो हो सकता है चार्ल्स के नियम का भी आपसे पूछ ले। सेकंड क्वेश्चन देखो कि एक आदर्श गैस के लिए, फॉर ए आइडियल गैस, नियत दाब पर यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv है, तो इस प्रकार संबंधित है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, हम जानते हैं Cp माइनस Cv क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। तो Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Cv प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो कौन सा रिलेशन दे रखा है, Cp बराबर Cv, नॉट करेक्ट। Cp पर बराबर Cv प्लस R, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, Cp बराबर Cv माइनस R, ये भी नॉट करेक्ट, ये भी नॉट करेक्ट, लॉग R में तो है ही। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लिए एक सिंक का ताप, है ना, सिंक दे रखा है, का ताप एक सिंक और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के एक स्रोत के मध्य कार्यशील प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन यानी रिवर्सिबल आपको हीट इंजन दे रखा है। तो हीट इंजन का हम बना लेते इस तरीके से, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जहाँ पर ये क्या होता है, स्रोत होता है, इसका टेम्परेचर हम T1 लेते हैं, ये आपका सिंक होता है जहाँ पर आपकी ऊष्मा बची हुई ऊष्मा आती है, जिसका टेम्परेचर T2 लेते हैं, और ये आपका W होता है। ठीक है, आपको और इसकी दक्षता क्या होती है, नीटा बराबर होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ पर T2 किसका ताप होता है, सिंक का, और T1 किसका होता है, स्रोत का। ठीक है, और सिंक हमें पता है कि जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 होता है, यानी जो कम ताप होता है वो आपका सिंक का ताप हो गया, और जो अधिक ताप होता है वो आपका स्रोत का ताप हो गया। ठीक है, और कैलोरी में हम दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री ताप के लिए एक सिंक का ताप आपको क्या दे रखा है, T1 बराबर और T2 बराबर, सिंक के लिए ताप क्या देखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। तो ये कितना हो गया आपका
273 प्लस 30 करेंगे तो 303 केल्विन आई थिंक, है ना। 273 प्लस 30, 3 का 3 7, हाँ 303 केल्विन। और 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर केल्विन में चेंज होएगा तो कर लो इसको, 273 प्लस 90 कितना हो जाएगा 3, 9 और 7 16, हासिल किए 363 केल्विन। ठीक है, रख दो इसको। नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 363, सॉरी 363 के 303 आएगा ना ऊपर, T2 303 बटे 363। ठीक है, तो ये 363 माइनस 330, 303 बटे 363, तो ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 60 अपॉन 363। ये किसी से कट रहा है क्या, 6 और 3 और 3 12, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो ऊपर वाला 20 टाइम्स 20 या 60, और नीचे कटेगा 3 का 3, 3 6 3 एकम 3, तो नीटा की जो यानी जो आपकी नीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 अपॉन 121। ठीक, 20 अपॉन 120, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपके लैब स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपके लैब स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपके 2018 का है, ये 2016, ये आपके 2016 लैब स्टूडेंट। ठीक है, और ये भी 2016 आई थिंक, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, देखो क्या करें, एक निकाय के रुद्धोष्म प्रसरण में एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जिसमें ताप T1 से T2 को बदलता है कि एंट्रोपी होगी। ठीक है, यानी आपका रुद्धोष्म प्रसरण हो रहा है, देखो इसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है ds बराबर dq बाई टी, है ना। अब रुद्धोष्म के लिए ऊष्मा में परिवर्तन क्या होता है, रुद्धोष्म के लिए डेल्टा Q बराबर 0, मैंने हमेशा पढ़ाया। ये क्या ऊष्मा में परिवर्तन है, और ये भी क्या है ऊष्मा में परिवर्तन है, तो dq बराबर भी 0 होता है, तो ds बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी जो एंट्रोपी होती है वो आपकी स्थिर होती है रुद्धोष्म प्रक्रम में, तो क्या होगा, यह नहीं बदलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ds बराबर 0, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट आता है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, तो s बराबर क्या आएगा कॉन्स्टेंट। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आपको इससे भी समझ नहीं आता तो ds बराबर 0 है, यानी परिवर्तन क्या है, शून्य। अगर परिवर्तन शून्य यानी क्या बोलते हैं, कहीं भी आप उसकी एंट्रोपी देखोगे सेम रहेगी, यानी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो एक वैज्ञानिक के अनुसार उसके ऊष्मा इंजन की दक्षता 26% है। क्या दे रखा आपको, नीटा इक्वल्स टू दे रखे 26%, ऊष्मा इंजन की बात कर रहा है ना, तथा उसके स्रोत का ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी T1 बराबर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो गया 7 और 3 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 3 400 केल्विन टेम्परेचर हो गया, तथा सिंक का ताप 27 डिग्री है, तो T2 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हो गया आपका 300 केल्विन। निम्न में से सत्य है, यह दक्षता संभव नहीं है, यह दक्षता संभव है लेकिन कम प्रायिकता पर, यह दक्षता संभव है और जानकारी पूर्ण है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। नीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो 1 माइनस T2 क्या आपके पास 300 अपॉन 400, 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ से नीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 3/4, यानी एलसीएम लेंगे, अगर हम 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1/4, यानी 0.25। ये तो विदाउट परसेंट आया है, अगर नीटा परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.25 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 25%। तो देखो आपको क्या दे रखा है एग्जाम में, गिवन क्या है, गिवन है 26%, आ क्या रहा है आपके पास 25%। ठीक है, तो पॉसिबल है क्या, ये संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो अधिकतम प्रतिशतता है वो 25% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक कार्नो इंजन की दक्षता आपको 50% दे रखी है, कार्नो इंजन यानी आपका आइडियल हो गया, आदर्श हो गया, उसकी दक्षता देखिए नीटा परसेंटेज दे रखी है आपको 50%। ठीक है, तथा सिंक का ताप 500 केल्विन है, यानी T2 आपके पास क्या है 500 केल्विन है। यदि स्रोत का ताप स्थिर रखा जाए तो इसकी दक्षता 60% बढ़ जाती है, तब सिंक का आवश्यक ताप होगा, यानी T1 दोनों कंडीशन में, जैसे यहाँ पे भी T1 है तो नेक्स्ट कंडीशन में अगर आपकी क्या बोलते हैं, जैसे N1 क्या होगा 60% हो जाए, और T1 डैश बराबर आपका T1 ही है ना। ठीक है, यहाँ पर T1 जैसे आपका T1 केल्विन ही था, तो T1 डैश यहाँ पर आपका T1 ही है ना, T1 केल्विन ही है। तो ये पूछा सिंक का आवश्यक ताप क्या होगा जब इसकी दक्षता 60% हो जाए। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत महान ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत भयंकर लॉजिक लग रहा है। चलो देखते हैं इसको।
देखो इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए होगा, वापस से लिख लेंगे, है ना, थोड़ा छोटे अक्षर में लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यही सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन यहीं से करते हैं, है ना। इसको पार्टीशंस में चेंज कर दें। देखो पहले आपको नीटा क्या दे रखी है, 50% दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको नीटा को ऐसे लिख सकते हैं 50/100 यानी 0.5 लिख सकते हैं, है ना, लिख लेंगे आराम से, ठीक है। और T2 आपको क्या दे रखा है, 500 केल्विन दे रखा है ना। और T1 हमारे पास है नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले T1 निकाल लेते हैं। और ये क्या रखा है कि नेक्स्ट अब पहले तो आपके पास यही था कि, है ना, एक कार्बोजन की दक्षता 50% है तथा सिंक का ताप 500 केल्विन है और यदि स्रोत का ताप स्थिर रखा है ना, पहले 50% और आपके पास इधर का है। अब कह रहा है कि स्रोत का ताप अभी हमें नहीं पता, और ये कह रहा है कि जो भी ये ताप है ना, अगर इसको स्थिर रखा जाए तो आपकी जो दक्षता है ना, नीटा डैश कर देता हूँ, नीटा डैश करो या नीटा 2 लूँ मैं, हाँ बताओ, नीटा डैश ही कर दूँ या चलो नीटा ही रहने देता हूँ, वो है 60% हो जाती है, यानी ये हो जाएगी 0.6, है ना। और ये कह रहा है कि T1 जो हमने टेम्परेचर यहाँ पे लिया है, इसी को हम अगर लेके चले तो T2 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे T1 डैश है वो आपका पुराना वाला T1 ही है, ठीक है। तो T2 आपका क्या हो जाएगा, T2 डैश क्या हो जाएगा, है ना। बाद में ये पूछा है, यदि दक्षता 60% बढ़ जाती है तब सिंक का आवश्यक ताप, यानी जो सेकंड कंडीशन में जो सिंक का ताप होगा वो क्या होगा, है ना। चलो रखते हैं, ये वाला डेटा यूज करते हैं। पहले नीटा बराबर 1 - T2.T1, यहाँ से हम T1 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0.5 बराबर 1 - T2 कितना आपके पास 500 अपॉन T1, तो 500 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - 0.5, पक्षांतर कर ले तो मैं इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 500 अपॉन T1 इक्वल्स टू 0.5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 500 अपॉन 0.5, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और एक्स्ट्रा हो गए, तो 5000 अपॉन 5 यानी 1000 केल्विन। अब इस 1000 केल्विन को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है, ठीक है। तो केस सेकंड में दक्षता कितनी होगी 0.6 हो गई। 1 - T2 डैश हमें फाइंड आउट करना है और T1 डैश क्या होगा 1000 केल्विन ही होगा, तो 0.6 इक्वल्स टू 1 - T2 डैश अपॉन 1000, ठीक है। तो T2 डैश अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 - 0.6 यानी 0.4, तो 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 1000 यानी ये होगा 400 केल्विन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार्नो इंजन जिसके सिंक का ताप 300 केल्विन तथा दक्षता 40% है, अतः स्रोत का ताप कितना बढ़ाया जाए कि इसकी दक्षता वास्तविक दक्षता की 50% हो जाए। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं, यहीं से देख रहे हैं हम उसका सॉल्यूशन, थोड़ा नीचे से देखते हैं। मैं इसको पहले पार्टीशंस में बांट लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। यहाँ से तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं। क्या दे रखा है, एक इंजन जिसके सिंक का ताप यानी T2 दे रखा है आपको 300 केल्विन, ठीक है। और इसकी दक्षता दे रखी है आपको 40%, यानी हम इसको लिख सकते हैं 40/100 यानी 0.4 दे रखी है आपको, ठीक है। नीटा की वैल्यू 0.4 रखिए। यदि अब कह रहा है कि स्रोत का ताप कितना बढ़ाया जाए यानी T1, लेकिन हमें यहाँ पे T1 नहीं पता है अभी भी, ठीक है। तो हम T1 यहाँ निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है कि स्रोत का ताप कितना बढ़ाया जाए कि इसकी दक्षता वास्तविक दक्षता की 50% हो जाए, ये कहना चाह रहा है ना। यानी ये ऐसे कह रहा है कि T1 के टेम्परेचर में हम कितना टेम्परेचर और बढ़ाएं, T1 में हम कितना टेम्परेचर और जोड़ें कि जो दक्षता है वो हो जाए आपकी 40% से नहीं, जो आपकी ओरिजिनल दक्षता थी जो नीटा है वो 50% हो जाए आपकी वास्तविक की, ठीक है ना। यानी ये हो जाए आपकी जो नीटा हो जाएगी, जैसे आपकी पहले 40% थी उसका 50% हो जाए, यानी 40% तो है ही प्लस 50% ऑफ 40%, ये तो कहना चाह रहा है। आई बात समझ में।
अरे आई नहीं आई। अरे भाई अतः स्रोत का ताप कितना बढ़ जाए कि उसकी दक्षता वास्तविक दक्षता की 50% हो जाए। वास्तविक दक्षता कितनी है उसकी 40% है, उसका 50% और बढ़ जाए, है ना, 50% और हो जाए, कहने का मतलब है यही तो है। अरे मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है ना, और एच कहते हैं कि उसमें हमने है ना किसी रेट से ऐसे करें कि उसकी जो मूल्य है उसमें 50% और हो जाए, है ना, हो जाए। तो ऐसे ही तो करेंगे 100 + 100 का 50%, ये तो निकालते थे। तो क्या बोलते थे हम, 150 रुपये कर देते थे। तो यहाँ पे कुल दक्षता कितनी बढ़ेगी, ऐसे ही तो करेंगे। यानी हम जो स्रोत का ताप है x बढ़ाने पर उसकी दक्षता वास्तविक दक्षता की 50% हो जाए, है ना। तो 40%, तो ऐसे कैसे, प्लस 50 और 40%, 50 × 40/100, 00 से 00 कैंसिल, यानी 20। तो ये हो जाएगा 40 + 20% यानी 60%, यानी जो दक्षता है वो 60% हो जाएगी। ठीक है, लगा दो भाई यहाँ से अपने समीकरण वापस से पुट कर दो। थोड़ी सी लाइन वापस खींच दी, पेन दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन कलर का ले लेते हैं। देखो पहली इक्वेशन यहाँ से नीटा बराबर 1 - T2/T1, तो 0.4 बराबर 1 - 300/T1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो नीटा डैश बराबर 1 - T2'/T1'। ठीक है, अब नीटा डैश क्या है यहाँ पे 60% है, तो 60% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.6 लिख सकता हूँ। 1 - T2' क्या है, T2 में तो कुछ चेंज किया ही नहीं, वो तो एज इट इज़ है 300 केल्विन। और क्या बोलते हैं T1 में क्या 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 हो गया, T1 + x हो गया, है ना। अरे यही तो हुआ, लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। यहाँ से अपन ऐसे करते हैं, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, यहाँ से हम कैसे करते हैं, किसका वैल्यू निकाल ले, T1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 300/T1 बराबर हो जाएगा 1 - 0.4 इक्वल्स ये, यानी बराबर हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो T1 बराबर हो जाएगा 300 × 0.6, यानी ऑलमोस्ट गलत कर दिए, हाँ गलत कर दिए, मल्टीप्लाई थोड़ा ना आएगा, क्योंकि 300/T1 बराबर 0.6 है। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300/0.6। ठीक है, ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ेगा, तो T1 बराबर आ जाएगा 500 केल्विन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो 0.6 इक्वल्स टू 1 - 300/500 + x। ठीक है, तो 300/500 + x इक्वल्स टू 1 - 0.6 इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, तो 500 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, तो वो हो जाएगा आपका 5 चौका 20 यानी 2000, यानी 200 + 0.4 x इक्वल्स टू 300। तो 0.4 x इक्वल्स टू 100, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब डेसिमल को हटाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 250 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक रेफ्रिजरेटर, अब आगे आपके प्रशीतक के क्वेश्चन, अभी तक थे ऊष्मा इंजन के, है ना। यदि एक रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करता है ना, तो ये तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, T2 हो गया, है ना। कम ताप है वो T2, ज़्यादा ताप है वो T1 के मध्य कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर के ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड 600 कैलोरी ऊष्मा को निकालने के लिए आवश्यकता है, यानी आवश्यक शक्ति होगी, है ना, आवश्यक शक्ति पूछ रहा है ये। ठीक, और ये होता है आपका 1 कैलोरी बराबर होता 4.2 जूल के इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कहने का मतलब ऐसे है
तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर में होता है ना, ठीक है। ये होता है T2, ये होता है T1, है ना। यहाँ होती है Q1 और यहाँ होती है Q2, ठीक, यही तो होता है। और क्या बोलते हैं, प्रशीतक के लिए जो आपकी दक्षता होती है वो होती है K बराबर Q2/W होता है, ठीक है। और आपको Q2 क्या दे रखा है, आपको Q2 दे रखा है 600 कैलोरी। तो 600 कैलोरी को हम इसको जूल में चेंज कर लेते हैं, 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q2 बराबर आ जाएगा आपका 2520 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो लेट्स डू इट नाउ। K बराबर Q/W होता है, Q2/W होता है ना। तो K बराबर Q2/W भी होता है, और एक और फॉर्मूला होता है आपका Q2/Q1 माइनस Q2, और साथ में एक फॉर्मूला और होता है T2/T1 माइनस T2, है ना। ये सारी दक्षता होती है रेफ्रिजरेटर की, प्रशीतक की, ठीक है। तो हम यहाँ से दो चीज़ उठा लें, एक तो Q2/W क्योंकि अपने पास Q2 है ना, और हमें W ही निकालना है, और T2 और T1 हमारे पास आई, T2/T1 माइनस T2, ठीक है। देखो T1 की वैल्यू क्या है, T1 है आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये है आपके पास 303 केल्विन, और T2 है आपके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यह है 277 केल्विन। थोड़ी कैलकुलेशन टफ रहेगी, लेकिन देख लेंगे, झेल लेंगे, क्या जाता है। Q2 का वैल्यू क्या आया था जूल में, Q2 का वैल्यू रहा 2520 था, तो 2520/W इक्वल्स टू T2 क्या है आपके पास 277/303 माइनस 277, तो ये हो जाएगा 277/26 2520/W। 7 7 14 और 2 16 कटेगा नहीं, 5 और 2 7 और 2 ये भी नहीं कटेगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में सॉल्व करेंगे इसको। चलो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन हो जाएगा, आ जाता है कई बार टिपिकल कैलकुलेशन वाला भी। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 2520 इंटू 26/277। देखो अप्रोक्सीमेट में अगर करना चाहो तो इसको आप है ना 277 की जगह 260 कर लेना, जिससे ये 26 और ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो W बराबर 252 वाट में आंसर आएगा, ठीक है। 252 के नियर बाई देखोगे तो आपको देखो सारे आंसर अलग अलग है ना, तो इसमें आसान रहती है चूज करने में, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी वैसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इसको, 2520 मल्टीप्लाई विथ, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखता हूँ, 26 डिवाइडेड बाई 277, तो 236.53 आ रहा है। W बराबर 236.53 वाट, देखो यही ऑप्शन है ना, ठीक है। आप थोड़ा अपने दिमाग में लगा सकते हो, अगर सारे ऑप्शन अलग अलग डेसिमल पॉइंट्स के हो तो, या फिर अलग अलग वैल्यूज के दे रखे हो, तो अप्रोक्सीमेट करके जिसका आंसर आपका नियर बाई है उसको देख लो ना। एक कार्नो इंजन जिसकी ऊष्मा इंजन के रूप में दक्षता 1/10 है, ठीक है, और वह प्रशीतक के रूप में कार्य लिया जाता है। अच्छा, एक आपके पास क्या है कि हीट इंजन है ना, एक ऊष्मा इंजन है जिसकी दक्षता 1/10 है, और अब उसको किसके प्रशीतक के रूप में यानी रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य लेंगे, दक्षता 1/10 रुपये। यदि तंत्र पर किया गया कार्य यानी आपका वर्क जो पॉजिटिव है 10 जूल है, यदि प्रशीतक के द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, अवशोषण ऊष्मा है, यानी कौन सी, Q1 ऊष्मा, है ना, Q1 ही पूछ रहा होगा इसके अंदर। चलो करते हैं। अच्छा रेफ्रिजरेटर की पूछ रहा है, ओके ओके, तो भैया रेफ्रिजरेटर की पूछ रहा है तो इसके अंदर Q2 ऊष्मा होगी, क्योंकि जो इसमें अवशोषित करने वाला कौन सा होता है, Q2 होता है। Q1 तो हम निष्कासित करते हैं, अगर उसमें पूछ रहा होता क्या बोलते हो उसमें इंजन में, तो Q1 अवशोषित होती है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर में Q2 अवशोषित होती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। देखो नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है, तो क्या दे रखे आपको 1/10 दे रखे इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, ठीक। तो यहाँ से हम कर सकते हैं T2/T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/10, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो K बराबर क्या होता है,
Q2 अपॉन W बराबर T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना। तो Q2 अपॉन W क्या दर का है, सिस्टम पर किया गया कार्य 10 जूल है, W कितना हो गया 10 हो गया, इक्वल्स टू 9/10 माइनस 9, क्योंकि देखो आप इसको देखोगे क्वेश्चन में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T2 बराबर 9 एंड T1 बराबर 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना, वहीं से लिखा है। तो Q2 बराबर क्या हो गया आपका 10 इंटू 9 अपॉन 1, यानी Q2 बराबर 90 जूल, ठीक है आंसर। ध्यान रखना, है ना, ऊष्मा इंजन के अंदर आपका Q1 अवशोषित करता है ना, और Q2 रिलीज करता है, और रेफ्रिजरेटर में Q2 अवशोषित करता है और Q1 रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है Q1, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक का सफर था, आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। और अणुओं का जो गति सिद्धांत है वो आपके केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है, वो उसके सिलेबस में लिख के रखा है, फिजिक्स में लिखा भी नहीं गया है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन हमने नहीं लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप रिविजन करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।